हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गेट सक्सेस विद बीपीएससी टीचर अमित में। आज गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? तो गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। आगे कहता है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। लेकिन जब बात आएगी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक का, तो चंद्रगुप्त प्रथम होगा। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो घटोत्कच हुआ। आगे, घटोत्कच का उत्तराधिकारी हुआ, घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चलिए आगे देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक था, तो वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत किसने चलाया? तो गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। कब चलाया? 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त उपासक था विष्णु का। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया? हरिसेन ने किया। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है कहाँ पे है? तो प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसकी रचना हरिसेन ने किया। तो इस प्रयाग प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ शासकों की संख्या कितनी बताई है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ शासकों की संख्या कितनी बताई है? तो कुल 12 बताई है। अर्थात हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या का उल्लेख जो किया है वो 12 शासकों का उल्लेख किया है। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से ही भी जानते हैं। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। तो नवरत्न कौन थे? तो चंद्रगुप्त दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे वो 9 विद्वानों की एक मंडली होती थी, जिसके सहारे ये शासन प्रशासन अपना चलाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी बनाया था। तो दूसरी राजधानी कहाँ बनाया था? उज्जैन को। जबकि प्रथम राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरी, ब्राह्महिर, सुश्रुत, छपड़क थे। ये कौन थे? तो ये सभी के सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले थे, है ना। सभी के सभी ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और इसी जो 9 विद्वानों की मंडली थी उसी में ये आते थे। ब्राह्महिर, आर्यभट्ट थे। तो ये कौन थे? खगोलविद या गणितज्ञ थे। आगे कहता है, दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो दशमलव प्रणाली का विकास आर्यभट्ट ने किया। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? तो आर्यभट्ट ने किया। आगे, मेघदूत कुमार संभवम रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। मेघदूत कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। शल्य चिकित्सा के जनक थे। कौन थे? सुश्रुत। शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत थे। मृच्छकटिकम नाटक लिखा था। किसने लिखा था? शूद्रक ने लिखा था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। स्वप्न वासुदत्ता के लेखक भास। मालती माधव के लेखक भवभूति। मालती माधव के लेखक भवभूति। आगे है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान आया था, जो कि एक बौद्ध यात्री था। तो वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी हुआ था वो गुप्त काल में हुआ था। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था। तो चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था, है ना। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने करवाया? कुमारगुप्त ने करवाया, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के नाम से जाना जाता था। और ये 5वीं शताब्दी में हुआ, गुप्त काल में हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो किस धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म का ज्ञान का महान केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर नष्ट किया किसने किया? बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में। भारत का सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? तो आपके बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में। विश्व का सबसे प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त। हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार स्कंदगुप्त ने किया।
हूणों को पराजित किसने किया? तो वो भी स्कंदगुप्त ने किया। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। नगरों का क्रमिक पतन हुआ, तो नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या था? तो उपज का 1/6 भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो वो गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि इसी युग में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के चलाए गए थे। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए